नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 की चौसर पर बिसात बिछने लगी है। इंडिया अलायंस की कोशिश है कि किसी भी फॉर्मूले से जल्द सीट शेयरिंग के पेंच को सुलझाया जाए और मोदी हटाओ मोर्चा को मजबूती देकर दिल्ली की सत्ता हथियाई जाए। इंडिया अलायंस की राह जितनी आसान उनके नेताओं के बयानों से जाहिर हो रही है, असल में बंद कमरे के भीतर यह उतना ही मुश्किल हो चला है। बिना सीट शेयरिंग के एकजुट रहना नामुमकिन है और सीट शेयरिंग के नाम पर कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होता दिख रहा है। फिर भी अंतिम नतीजे पर पहुंचना तो दूर, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो 3 राज्यों में जीत के बाद भी बिना वक्त गवाए मिशन 24 पर लग चुकी है। दिल्ली में 2 दिन की हाई लेवल बैठक चल रही है, नजर 24 पर है और कोशिश अब तक की सबसे ज्यादा सीटों से जीत दर्ज करने की। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले तस्वीरें आप देखिए बीजेपी के बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा सभी प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश महामंत्रियों, सभी मोर्चों के अध्यक्षों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सह प्रभारियों को जीत का मंत्र देंगे। तो दिल्ली में आज ये मैराथन बैठक बीजेपी की शुरू हुई है और इस मैराथन बैठक में 2024 की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 2024 में 303 सांसदों की संख्या को बढ़ाकर 340-400 तक लाना है, ये दावा बीजेपी कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दिया है, अपनी तैयारियां दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। और इसी के मद्देनजर ये अहम बैठक, मैराथन बैठक की जा रही है, जिसमें राज्य के पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और उन्हें जीत का मंत्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। तो बीजेपी की तैयारी की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं। अब आपको सुनवा देते हैं इंडिया अलायंस जो 24 में मोदी को हराने का दम भर रहा है, उसकी तैयारी कितनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है, उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो। अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। और ये तय हुआ है, महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है 3 पार्टी या कांग्रेस का, वो हम दिल्ली में करेंगे। महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं। अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और एक
2 घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे। लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, और कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आप लाख तैयारी कर लीजिए, आप 400 का दावा कर लीजिए। ये आपका घमंड है जो बोलता है। आप जितना दबाएंगे हम उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही मजबूती के साथ खड़े होकर आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। प्राची जी, घमंड तो घमंडिया गठबंधन का है कि पिछड़ी जात के लोगों को गाली देने के बाद अदालत के आग्रह पर भी वो क्षमा नहीं मांगते हैं और उल्टा और गालियों की संख्या बढ़ा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो जनता की सेवा की गई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सांगठनिक सुनियोजन है, जिस तरह से जनता के बीच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, उसके आधार पर हम जो है ये विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथियों को कुल मिलाकर 400 सीटें मिलेगी। और आपको ध्यान होगा, जब हमने 272 प्लस अकेले भाजपा का नारा 2014 में दिया था, तब यही विपक्ष के लोग हंसते थे हमारे ऊपर। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल तो काशी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए ताल ठोकते हुए पहुंच गए थे। इसी तरह जब 2019 में कहा गया कि हम 300 पार करेंगे, तब भी लोगों ने मखौल उड़ाने का काम किया। और तब तो समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस का रणनीतिक गठबंधन था। कांग्रेस भी 2 सीटों को लेकर बाकी रणनीतिक गठबंधन में चली गई थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अकेले उत्तर प्रदेश में 64 सीटें और जो है पूरे देश में 303 सीटें जीती। तो जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लक्ष्य निर्धारित करता है, उस लक्ष्य को सिद्ध करने में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनता सफलता दिलाती है। ये पिछले 2 चुनाव इसके जो है गवाह हैं। ठीक है कुलदीप जी, बीजेपी की तैयारी तो मुकम्मल है, ये तो कॉन्फिडेंट है। जितनी रणनीति अभी तक बनाई, सारी रणनीति सफल हो रही है। आप लोगों की तैयारी क्या है? आपके मुद्दे तो सबके सामने हैं, सटीक मुद्दे आपने चयन किए हैं, लेकिन क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, ये कब तय करेंगे? प्राची जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। हाँ प्राची जी, देखिए सीट शेयरिंग का क्या रहेगा, अभी तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग आगे चलेंगी, जो भी उसमें तय होगा, जो भी शीर्ष तय करेगा उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और यही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी और प्रेम शुक्ला जी की है कि इंडिया गठबंधन में जो सारी पार्टियां हैं, सारे दल हैं, वो किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज वो एजेंडा जो देश के सामने खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा एजेंडा है देश की बेरोजगारी का एजेंडा, देश की महंगाई का एजेंडा। और मैं भी आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था IMF की कि उसके अंदर किस प्रकार से 1947 से 2014 तक जो भारत के ऊपर कर्ज था वो 50 लाख करोड़ रुपए था, और आज 2014 से 2023 तक में मोदी जी ने जब भारत में बहुत विकास कर दिया, उसके बाद ये कर्ज बढ़कर हो गया 2,05,000 रुपए, 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब 155 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज इस सरकार ने ले लिया और सबको महंगाई में झोंक दिया, सब कुछ बेच दिया, PSU बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, जमीनें बेच दी, सब कुछ बेच दिया। और बेचने के बाद भी कर्ज में इतना बड़ा इजाफा हो गया, तो किस बात का विकास हुआ है? कौन सा मॉडल भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है? बेरोजगार युवा सड़कों पे घूम रहा है। आज उस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जिस तानाशाही के साथ ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार आगे बढ़ रही है कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है, उसका गला दबाना चाहती है, उनके सांसदों को सस्पेंड करके मतलब इतिहास में पहली बार। मैं यही तो कह रही हूँ कि आपके मुद्दे तो पूरे देश के सामने आ गए। आप जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, जनता के जन सरोकार के मुद्दे हैं। आपकी 4 बैठकें हो गई, चुनाव एकदम नजदीक आ गया, सीट शेयरिंग को लेकर हर एक नेता का अपना अलग फॉर्मूला है, तो कैसे लड़िएगा ये तो बताइएगा ना देश को। देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूँ प्राची जी, अभी जो बैठक हुई थी उसमें कुछ चर्चाएं हुई, आगे जो बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग की चर्चा भी होगी, सब चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि आज इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है।
ऐसे लोगों से जो देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस संसद को खत्म करना तो चाहते बचाइए, हैं। और हमें मिलकर देश साथ में भी लड़िए, आपकी एकता भी नजर आ रही है, लेकिन आपके नेताओं के बयान भी हैं। कुलदीप जी कोई 23 सीट क्लेम कर रहा है, कोई पंजाब में 13 सीटें क्लेम कर रहा है। ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर चर्चा करूं। प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, हर पार्टी का अपना वर्चस्व है हर राज्य में, ठीक। और उसी को लेकर वो प्राची आगे जी, बढ़ेंगे। मैंने तो इंडी अलायंस का नाम भी नहीं लिया। प्राची जी, मैंने इंडी अलायंस का जिक्र भी नहीं किया मेरे वक्तव्य में। उसके बाद भी कुलदीप कुमार पता नहीं कहां से मेरी बौखलाहट तलाशने लगे। दरअसल बौखलाए हुए ये हैं कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर कहते हैं कि हम एक सीट भी जो है कांग्रेस को नहीं देंगे। वहां से अमरिंदर सिंह, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, राजा वारिंग, वो कहते हैं हम एक सीट जो है आपको नहीं देंगे। बौखलाहट और टकराहट जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन जो है ये, मैंने जब इनका नाम भी नहीं लिया तब भी पता नहीं इनको कहां से इल्म हो गया। अब जहां तक रही भारत की अर्थव्यवस्था की बात, तो भारत की अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक से 5वें क्रमांक पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये अभद्रता ना करें भाई, आराम से थोड़ा धैर्य रख लें। आपको भी समय दे देंगे प्राची जी। उसी तरह से जो है भारत जो है 6% ग्रोथ रेट अगले 5 वर्ष भी रहेगा। अच्छा, एक सेकंड, कुलदीप जी एक एक करके बात करते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि जो मुद्दे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या मिलकर जितने भी दल तय कर रहे हैं, वो मुद्दे तो देश में है ना। आप इन मुद्दों को तो नहीं नकार सकते हैं ना, और जो हो रहा है ना, मैं उसी में उत्तर देना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे बीच में लगातार बोले जा रहे हैं वो, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। अब आपने महंगाई, बेरोजगारी, 2 बातें की। आप देखिए, एनएसएसओ का 2019 का आंकड़ा है कि लिबरलाइजेशन 1991 से लेके 2013 के बीच में इस देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुल रोजगार का सृजन हुआ 6.1 करोड़, और बाकी जो है 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ। इसी साल का 2020 से 2023 तक का ईपीएफओ का आंकड़ा है कि 4 करोड़ 90 लाख लोगों को जो है ईपीएफओ अकाउंट नए क्रिएट हुए, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में 3 वर्षों में नौकरियां मिली। जो नौकरियां ये 16 वर्षों के कार्यकाल में 22 वर्षों तक नहीं दे पाए। 16 वर्षों का 22 वर्षों में से 16 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का था, उनके साथी दलों का था। उससे अधिक रोजगार जो है 3 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। लेकिन कंपैरिजन में सरकार नहीं चलती है ना। महंगाई ने कितना लोगों को रुलाया, कितना परेशान किया, ये भी सबने देखा ना। महंगाई का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा रहा। प्रेम शुक्ला जी, अवसर तो देंगी आप? मैं दे रही हूँ ना प्रेम शुक्ला जी, भरपूर मौका दिया है आपको। आपके बाकी भी साथी हैं, उनको चर्चा में ले आती हूँ। आपने कहा प्रश्न, उस पर उत्तर ही नहीं देने दे रही आप। अरे बिल्कुल देने दे रही हूँ। आपने बताया, तो आ जाने दीजिए। आपने बेरोजगारी पर बताया, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए, जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर बाकी महंगाई पे ही बता रहा हूँ। हाँ, देखिए, 10% जो है इन्फ्लेशन रेट 2004 से 14 के बीच में रहा, जब विश्व में इन्फ्लेशन रेट एवरेज 4% था। आज विश्व में अमेरिका इन्फ्लेशन रेट से परेशान है, ब्रिटेन इन्फ्लेशन रेट से परेशान है, यूरोप परेशान है, चाइना परेशान है। तब भी कोविड की महामारी के बावजूद एवरेज इन्फ्लेशन रेट पिछले 10 वर्षों में 5% है। ठीक। तो इन्होंने तो हमसे दोगुनी महंगाई कर रखी थी। अनुराग भदौरिया जी, जो मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं वो देश के मुद्दे हैं, लेकिन आप लड़ेंगे कैसे आपका सीट शेयरिंग होगा, ये अभी सबके सामने नहीं आ पा रहा है। तो ये चुनावों तक छुपा कर रखेंगे या बताएंगे? देखिए, घमंडिया किसको बोलते हैं पता आपको? घमंडिया उसको बोलते हैं जब आदमी सत्ता के नशे में हो, विपक्ष की आवाज को दबा देता हो। विपक्ष अगर अपनी आवाज पार्लियामेंट में रखना चाहता है, और विपक्ष की आवाज मतलब जनता की आवाज, जनता के मुद्दे, जो विधायक, जो सांसद अपने अपने इलाके से जीत के आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न क्षेत्र से, वो अपनी जनता की आवाज वहां रखना चाहते हैं, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि उनको पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया जाता है, पार्लियामेंट से बाहर बैठा दिया जाता है। इसको कहते हैं घमंड। इसको कहते हैं कि आप सत्ता में इतने चूर है कि जो पार्लियामेंट में सदस्य नहीं भी मौजूद था, एमपी साहब, वो भी निलंबित हो गए। सोचिए आप, उन्होंने क्या गुनाह किया था, इसके बारे में इनसे पूछ लीजिएगा। घमंड इस बात का है कि हमारे सांसद में इनके ही सांसद द्वारा लिखी हुई चिट्ठी से घुस जाते हैं। घुसने के बाद हमारी सुरक्षा पे सवाल उठता है, सुरक्षा में चूक होती है, सांसद की सुरक्षा में हमारे सेंध लगती है। इस पे हम जब सवाल उठाते हैं तो इनको कहा जाता है कि नहीं, आप बाहर चलिए, यहां आपको बैठने की जगह नहीं है। जब हम महिला समस्या पे आवाज उठाते हैं तब कहते हैं बाहर चलिए। जब महंगाई, बेरोजगारी और किसान की आवाज उठाते हैं तब भी कहते हैं बाहर चलिए। आज तो बहुत याद आ रहा है, कहीं हमने सुना कि भाई हम तो किसान के बेटे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो किसान जब धरने पे बैठा था, किसानों की मौत हो रही थी, तब कहां थे?
कहां थे जब वो बेटियां धरने पे बैठी थी और मेडल उनको आज तो मेडल लौटा रही, तब धरने पे बैठे न्याय मांग रही थी, तब कहां थे? भाई साहब, अगर इस तरह से अगर संवैधानिक पद पे बैठे लोग जाति धर्म का सहारा लेने लगेंगे तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने 146 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर किया है, वो सभी सांसद ये कहेंगे हम अनुराग जी, आप जितने भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो एक भी सवाल से इनकार नहीं कर रही। आज के वक्त में जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं, अनुराग जी, जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं वो जन सरोकार के मुद्दे हैं। एक मिनट रुक जाइए ना अनुराग जी, एक सेकंड रुक जाइए। तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा तो टोकना पड़ेगा, थोड़ा तो टोकना पड़ेगा ना। आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाते हैं? मैं तो आपके साइड में आकर खड़ी हूँ। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आपने जितने भी मुद्दे गिने हैं, प्राची जी, आप जितने भी मुद्दे लेकर आए हैं, वो सारे मुद्दे बहुत सटीक हैं। वो सारे मुद्दे सरकार को घेरने के लिए काफी हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जान रही हूँ कि यूपी में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो बताइएगा ना। 80 में से 76 होगा, 70 होगा, 50 होगा, ये तो रखेंगे ना आप सबके सामने। हाँ तो रुकिए ना, तो रुकिए ना, हम आपको मुद्दे रखने दे। आप ही तो कह रहे हैं गंभीर मुद्दे रखने दे जनता के सामने। जनता से वोट लेना है तो जनता को पता होना चाहिए कि 146 अगर सांसद ये बोलने लगे कि हम इस जात के, इस धर्म के हैं, इसलिए मुझे पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया गया, तो देश कहां जाएगा? जरा बताइए। क्या आपने उन्हें 146 सांसदों का अपमान नहीं किया? और 146 सांसद का अगर एवरेज आप मान लेंगे कि हर लोकसभा में 15 लाख 20 लाख लोग होते हैं, तो आपने हर उस 15 आप 146 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने अपने हिंदुस्तान का अपमान किया जरा बता दीजिए। उनकी जाति, उनका धर्म निकाल लीजिए। अगर इनके हिसाब से चले हैं, जो हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उस हिसाब से तो आपने आधे हिंदुस्तान के लोगों का अपमान कर दिया, जातियों का अपमान कर दिया। ऐसे आप इस तरह से पार्लियामेंट में अगर बहसबाजी होगी तो कैसे काम चलेगा? जनता के सामने मुद्दे रखकर आप वोट मांगना चाहते हैं, उस जनता के सामने ये भी तो क्लियर करेंगे ना अनुराग जी आप लोग कि यूपी में समाजवादी पार्टी किन किन सीटों पर लड़ रही है, कितनी सीटों पर लड़ रही है। बस यही जानना चाह रही हूँ आपको कि कब तक तय कर लेंगे? अब तो चुनाव सर पर है। आपको देखिए, आपको अभी नहीं बताया जाएगा, समय पे आपको बता दिया जाएगा। यानी तय कर लिया? अभी हम मुद्दे यानी तय कर लिया आपने? अभी तो तय कर लिया है आप लोगों ने? सुन तो लीजिए, अभी हम मुद्दे जनता के सामने ले जा रहे हैं, फिर कैंडिडेट जनता के सामने ले जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा किस सीट पे कौन लड़ रहा है। हम नहीं इनसे पूछने जा रहे हैं कि भैया एनसीपी जो अजीत पवार है और आपकी शिवसेना जो नहीं है। बताइए अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता तो अलग अलग स्टेट में बता ही रहे हैं, उस पर आगे चर्चा करूंगे आपसे। लेकिन आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, अरे क्या अनुराग भदौरिया जी, आप एक ही रटा रटाई बात हमेशा बोलते रहते हैं, तब से बोल रहे हैं आप। समय काउंट कर लेते, जितना समय आपको मिला है उतना समय कुलदीप जी को मिला है, उतना प्रेम शुक्ला जी को मिला है। आप ही बैठते हैं यहाँ पर स्टॉप वॉच लेकर और समय गिनते रहते हैं सबका, और इसके अलावा और भी काम करना है। वीरेंद्र कुमार जी, ये मुद्दे जो लेकर चल रहे हैं विपक्षी दल के तमाम नेता, वो मुद्दे तो गलत नहीं है ना। रुक जाइए, अब मुझे नहीं पढ़ना अनुराग जी इस बहस में। ये आपका बड़ा स्मार्ट मूव है, आपको चर्चा को डिरेल करना है, आपको समय खाना है, आपको परेशान करना है, तो आप रटी रटाई बातें करने लगते हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए। वीरेंद्र जी को लाइए प्लीज स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, अब तक और आपने मात्र 10 साल में आपने कितना डिबेट से आप देख लीजिए कि संसद के अंदर में जाकर के इन्हीं के सांसद इसी तरह का व्यवहार करते हैं, जहां पर टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ता डिकोरम को नहीं मेंटेन करते हैं, वैसे ही आसन के पास जाकर के ये लोग हल्ला करते हैं। आप तो नहीं करती हैं, अगर करती है तो आप लोगों पर भी आरोप लगता है कि मीडिया हम लोगों को नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है, उसी तरह से ये बदनाम करती है। तो ये पूरा देश समझ रहा है और इनका एक ही मुद्दा है, सिर्फ मोदी जी को हटा देना। और क्यों हटा देना? अभी आम आदमी को भी सुन रहे थे और कांग्रेस को भी सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लीकर घोटाला और आप आम आदमी पार्टी का लीकर घोटाला दोनों में कितनी समानता है? 1000 करोड़ के लीकर के घोटाले करके बैठी है आम आदमी पार्टी, 360 करोड़ नकदी मिलता है धीरज साहू के यहाँ। तो इन मुद्दों से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए, आईटी से बचने के लिए इन लोगों ने एक जेल जाने के डर का मेल बनाया है, जिसको नाम दिया है गठबंधन। एक्चुअली में पूरा का पूरा गफलत बंधन है। और ये लोग एक दूसरे का ही जब इज्जत नहीं करते हैं तो हम लोग क्यों ऐसे लोगों से उम्मीद करें? और जब लोकतंत्र की बात करें कि लोकतंत्र मर चुका, लोकतंत्र की हत्या हो गई, 146 सांसदों का मुद्दा अगर ये लोग उठा रहे हैं, अब आप हर सवाल को, विपक्ष के हर सवाल को राजनीति कह के या इनके मनमुटाव को कहकर तो बंद नहीं कर सकते ना। आज पूरा विपक्ष अगर हाथ पकड़कर लामबंद है तो कुछ मुद्दे तो है ना देश के सामने।
मैं तो बता रहा हूँ वही प्राची जी, जरा ध्यान से तो सुनिए। 6-7 लोग हैं, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई 500 करोड़ के, कोई 1000 करोड़ के, कोई पहली बार भ्रष्टाचार में इन लोगों का नाम नहीं आया। कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 60 साल से। ऐसे वीरेंद्र जी, अजीब विडंबना है, सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही आपको नजर आते हैं, आपके अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे एक साथ हो गए हैं। ये थ्योरी अब आपकी भी थोड़ी सी पुरानी लगने लगी है। वरुण पुरोहित जी, क्या रहेगा कांग्रेस का? कैसे बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे? कैसे निकलेगा हल सीट शेयरिंग का? प्राची जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद देता हूं। आम जनता के मुद्दे, महंगाई पे आप बड़ा फोर्सफुली हमारा पक्ष रख रहे हो आम जनता का, इसके लिए आपको साधुवाद। जो आप बात कह रहे हो, देखिए रोटी रोजगार के लिए सरकार चुनी जाती है, चाय पकौड़े की सरकार के लिए नहीं चुनी जाती है। ये जो पाखंडिया अलायंस है, बार बार हम हमारे अलायंस को शब्दों का उपयोग करते हैं, पाखंडिया जो हैं इनकी लड़ाई पाखंडिया अलायंस वर्सेस जनता अलायंस, आम जनता के अलायंस से है। देखिए आपने प्रश्न उठाया कि कैसे सीट शेयरिंग करेंगे, बड़ा भाई नहीं, हम साथ साथ हैं, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, हम साथ साथ हैं एक परिवार के रूप में। आज पहली बार मुझे प्रसन्नता हुई है, नहीं तो मैं क्रिटिसाइज भी करता रहता हूँ। इंडिया अलायंस की कोई बात होती है तो हमारे तो डेमोक्रेसी है, तो हम क्रिटिसिज्म होता है तो क्रिटिसिज्म भी करते हैं। आप ये देखिए इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है जंतर मंतर पर, पूरे देश में हुआ है। आज प्रसन्नता हुई कि देश की जनता ने इंडिया अलायंस को एक मजबूत स्थिति में देखा, एक रूपता के साथ देखा, हम साथ साथ हैं देखा। ये लो बीच में कौन आ गया भाई, अनडेमोक्रेटिक आदमी, पता नहीं बीच बीच में कौन बोलने लगता है। देखिए जो असली बात है, आप जो प्रत्याशी की बात करो, प्रत्याशी चयन का एक मोटा मोटी फॉर्मूला तय हो चुका। ये लो, ये भाई इनके नाले में गैस बढ़ने लग गई, भाई प्रोजेक्ट ले लेना, आप नाले में गैस बढ़ाने का। अब तो अनुराग भदौरिया जी हैं, तो पहले अब तो अनुराग भदौरिया जी हैं जो बोले थे बीच में। नहीं, कोई भी बोले, बीच में नहीं बोले बेटर है। नहीं, बीच में नहीं बोले तो बेटर है। मुझे पता नहीं लग रहा कौन कौन बोल रहा है। बोलिए। लोकतंत्र में बीच में बोलना नहीं चाहिए, दूसरे की आवाज भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए, क्या पता आप ही की बात अनुराग जी को अच्छी लग जाए, मैं टोक दूं, मैं बोल दूं तो थोड़ा सा सवाल खड़े कर देते हैं। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है आप जनता की बात उठाते हो, तो मेरी साइकोलॉजी अलग टाइप की है। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, जो प्रत्याशी चयन की बात बार बार उठाई जा रही है, प्रत्याशी चयन का एक फॉर्मूला मोटा मोटी तय हो चुका है। वो क्योंकि प्रेस में नहीं आया इसलिए आप ये प्रश्न उठा रहे हो। देखिए जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को कम मिलेंगी। जैसे राजस्थान में कांग्रेस है तो कांग्रेस को मिलेगी। आम आदमी पार्टी से आपने प्रश्न पूछा, पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है, कांग्रेस की हटा के बनाई है, तो हो सकता है वो सीट शेयरिंग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कम ज्यादा आपस में तय हो जाएगा। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है इंडिया अलायंस एक मजबूत 13 सीटों पर लड़ने का दावा आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। वहां 23 सीटें मांग रहे हैं महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे के गुट के लोग कह रहे हैं हमें तो 23 सीटें चाहिए, हम तो 23 सीटों पर लड़ते थे। इसलिए कह रही हूँ मीडिया के सामने ना आए, लेकिन जनता को तो बताइएगा ना वरुण जी कि आप कितनी सीटों पर एक साथ लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर आपके कैंडिडेट्स उतर रहे हैं। मैं लौटूंगी वरुण जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। चर्चा लगातार जारी है, बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस, कौन कितना है तैयार 24 के लिए। एमपी के चुनाव में आपने अखिलेश वखलेश सुन लिया, अब खरगे फरगे कहा गया है। जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने कहा कि खरगे फरगे को कोई नहीं जानता, पब्लिक खरगे फरगे का नाम नहीं जानती है। गोपाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को कोई नहीं जानता, आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानती है, पूरा हिंदुस्तान सब नीतीश कुमार को जानते हैं। पब्लिक नहीं मानेगी, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, तो आप बोले तो हम जान गए। उनको कोई नहीं जानता है, बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। तो देखिए आपने बयान सुना, अखिलेश वखलेश आपने मध्य प्रदेश के चुनावों में सुना था। वरुण पुरोहित जी, अब इस पर क्या कहिएगा? आपके नेता को लेकर बयान आ रहे हैं, आप ही के घटक दल के नेता बोल रहे हैं।
आपने प्राची जी ब्रेक से पहले पूछा था कि वो इतनी सीटों का दावा कर रहा है, कोई कितने, तो ये भी तो 400 सीटों की दावा कर रहे हैं। कई स्टेटों में 200 पार 300 पार करते थे, स्टेटों से ही पार हो गए। और जहां तक भी आप बात कर रहे हो, देखिए मैंने कहा ना, कुछ लोग अपने अपने सबको अपने नेताओं की, कांग्रेस का आदमियों को उसको राहुल गांधी की बात आएगी, प्रियंका गांधी की आएगी, अपनी पार्टी की दावा करने में इसमें बुराई गए तो लोकतंत्र है। आप कोई पुलिस या पार्टी, एक फॉर्मेट तो है नहीं कि भाई एक फॉर्मेट में इंडिया अलायंस बन गया, सब बटन दबाएगा एक आदमी, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक फोरम है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आप अभी कई बार मैंने देखा ममता जी पे प्रश्न उठाते हैं, वहां कैसे होगा कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से कैसे अलायंस होगा। विधानसभा का चुनाव था, जो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, ममता जी एक थे, बीजेपी को हरा दिया था वहां, जबकि बीजेपी ने तो वहां से इंपोर्टेड कांग्रेस के लेके ही, या तृणमूल भी कांग्रेस ही है, उसके आदमी लेके बीजेपी बनाई, खुद के पास तो था नहीं लीडरशिप। वरुण जी, कमाल है, आप इतने लोकतांत्रिक हो गए कि आपके नेता को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई खड़के फरके बोले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीका है। नहीं कोई नहीं है, वो सांसद है। नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए कोई बदजुबानी करता है ना, अरे भाई बीच में मत बोलो भैया। वो बोले कि कोई नहीं है, अगर बदजुबानी कोई करता है तो वो गलत है किसी भी पार्टी का। बिहार का रहने वाला हूँ। अरे भाई आप तो बंगाल के बिहार के बीच में मत बोलो, कहीं के भी हो आप, बीच में मत बोलो। मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं कह रहा हूँ किसी ने भी अगर उसका आचरण या उसकी जो शाब्दिक आचरण गलत है किसी भी पार्टी का हो तो गलत है, उसकी निंदा है। हाँ, तो यही चुनौती नहीं है कि आपके सामने। अच्छा चलिए ठीक है, आपको तो लग रहा है ये लोकतांत्रिक तरीका है। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं, उससे पहले कुलदीप जी, यही लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे क्या? कोई 23 सीटें मांग रहा है, आप 13 सीटें क्लेम कर रहे हैं पंजाब में, अब नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लग गए, अब तो सांसद साहब ये तक कह रहे हैं कि कौन खड़गे फरगे हम नहीं जानते। देखिए इंडिया गठबंधन ये तो विशेषता है कि यहाँ पर जितनी भी पार्टियां इस अलायंस के अंदर हैं, सब पार्टी जनता के बीच में, उनके नेता, वो पार्टियां लोकप्रिय हैं, उनका अपना वोट बैंक है, उनका अपना आधार है, उनका अपना जन आधार है। यहाँ कोई वन मैन शो थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ तो सभी पार्टी मिलके एक सुगढ़ लोकतंत्र क्या है, जहां हर भाषा, हर क्षेत्र, हर पार्टी को सबका मिला के समागम हो, उससे इंडिया अलायंस बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जो जिस राज्य में मजबूत होगा वो वहां सीटें लड़ेगा, वो वहां पे लड़ेगा, उसकी जो भी चर्चा बैठक के अंदर होगी वो सबके सामने आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ी ना कि बस मोदी जी मोदी जी मोदी चलेगा, नहीं, यहाँ तो हर व्यक्ति अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र के अंदर सबका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। तभी देखना पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में देश के 545 सांसद जो आते हैं वो देश के हर राज्य से आते हैं। अपना अलग अलग प्रतिनिधित्व आप लोगों को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? अभी जो आप विधानसभा के चुनावों में बयान दे रहे थे एक दूसरे को लेकर, ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में भी यही कुछ होगा? देखिए लोकसभा, ये जो अलायंस है, ये दिल्ली, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का अलायंस है, संविधान को बचाने का अलायंस है, और ये देश के आम चुनावों का अलायंस है, 2024 के लोकसभा चुनावों का अलायंस है। तो निश्चित रूप से सब लोग मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि यही बौखलाहट है कि आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस पे बात कर रही है, लेकिन वो इस देश की बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है। मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से ले रही हूँ। कुलदीप जी, लेकिन एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए, बहुत छोटा सा, बड़ा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। 13 सीटें क्लेम कर रहे थे आप, अभी भी आप क्लेम करेंगे 13 सीटें पंजाब में? मैंने कहा ना, मैं क्लेम करने वाला कोई नहीं होता। जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उस बैठक के अंदर जो भी नेता का क्लेम नहीं मानते? आपके नेता ने तो किया था क्लेम, आपके नेता ने क्लेम किया था कुलदीप कुमार जी, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, आप ही के नेता क्लेम कर रहे थे ना। देखिए मैंने क्या कहा कि इंडिया अलायंस की जो भी बैठक होगी, उस बैठक में जो तय होगा वो सबके सामने आ जाएगा, औपचारिक जो बयान होगा सबके सामने होगा। तय होने से पहले बयान आ रहे थे, बस इसीलिए सवाल कर रही थी, बाकी कोई मंशा नहीं थी। चलिए मुद्दों की बात आ गई। प्रेम शुक्ला जी, लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया अलायंस चुनावों में जा रहा है और इनके यहाँ इतना मार्जिन है कि एक दूसरे के नेता के खिलाफ ये बोल सकते हैं, लेकिन ये साथ हैं। आप लोगों में वो नहीं है। नहीं, अच्छा है। अब हमारे यहाँ तो इस तरह से अब संस्कार नहीं है, कोई खड़गे वड़गे बोल दे, कोई अखिलेश वखिलेश बोल दे। अगर यही भाषा का संस्कार है, अगर यही इनको लोकतंत्र की जो है सर्वोत्तमता लगती है, तो ये इनको मुबारक है। अब ये कह रहे हैं कोई भी कह दे, भाई अरविंद केजरीवाल जी कोई भी नहीं है, आप जिस पार्टी के विधायक हैं उस पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को देखिए, फिर पीछे बोल रहे हैं। मैं किसी के पीछे बोलता हूँ क्या प्राची जी? कुलदीप जी रुक जाइए, वरुण पुरोहित की सलाह भी नहीं मान रहे हैं सर, आपकी आवाज कटेगी। कुलदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पुरोहित की भी सलाह नहीं मान रहे। वरुण पुरोहित तो कैसे समझाएं ना? कुलदीप जी एक सेकंड, कुलदीप जी, कुलदीप जी आप जैसे बीच में बोलते हैं आपकी आवाज कट जाती है, आपकी आवाज आती नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ जी, देखिए अभी
ये स्वयं जो है अपने राष्ट्रीय संयोजक को कोई भी कह रहे हैं। अभी आपने श्रीमान संजय राउत का बयान दिखाया। श्रीमान संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें वो लड़ेंगे, शेष 25 सीटों में कांग्रेस और एनसीपी लड़ ले। जिसके पास सिर्फ 5 सांसद हैं वो 23 सीटें लड़ने के लिए अपना दावा पेश कर रहा है। इसी तरह से ममता बनर्जी का दावा आया है। सुश्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, इसलिए उनको लड़ना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी में अनुराग भदौरिया इनकी पार्टी का कल कोई नेता खड़ा होकर कह देगा कि भाई कांग्रेस जो है अमेठी रायबरेली भी हमारे बूते जीतती है, उसके अलावा जीत नहीं पाती, उसमें से भी सिर्फ रायबरेली जीती है। तो इनके यहाँ जो है ऑलरेडी सीटों के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का समन्वय का भाव दिखाई नहीं दे रहा है। ये मीडिया का ही कहना है, मेरा कहना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इनके समन्वय बने ना बने उसमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन मीडिया की जो खबरें हैं वो बता रहा हूं मैं। जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के साझेदारी को लेकर किसी प्रकार का कोई जो है किसी से टकराव नहीं है। नेतृत्व को लेकर किसी के मन में कोई आशंका नहीं है। इनकी तरफ नेतृत्व का नाम जो है श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुश्री ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया, उसका समर्थन श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन स्वयं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे उसको स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर स्वीकारने का अभी भी साहस नहीं जुटा पा रही है। दूसरी तरफ जो है नेतृत्व भी तय है, नीति भी तय है, कार्यक्रम भी तय है, यहाँ तक कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी अनुराग जी, ठीक है, प्रेमचंद्र जी आपको रोक रहे हैं। अनुराग जी, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप ये तो मानिएगा ना कि 21 साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है। इनके पास नेता भी है, नियत भी है, मुद्दे भी हैं। आपके पास अभी मुद्दों की चर्चा तो हो रही है, लेकिन नेता कौन होगा, कैसे कैसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक आप लोग तय नहीं कर पा रहे। देखिए, हम जनता की बात करते हैं, ये तो जनता की बात करते नहीं। देखो, इनको इंडिया गठबंधन की चिंता है, जबकि इनको जनता ने चुना। जनता की चिंता होनी चाहिए। मैंने इनसे नहीं पूछा एआईएडीएम की आपको छोड़ के क्यों चली गई। मैं नहीं पूछ रहा हूं कि चिराग पासवान जी का घर आपने खाली करवा दिया था, उसके बाद इनकी झोपड़ी भी आपने उजाड़ दी थी, फिर किसी तरह से समेट के अपना बैठे हैं। अब इनके चचा कहाँ लड़ेंगे हाजीपुर से कि चिराग कहाँ से लड़ेंगे। इनके आपस में खींचातानी है। झोपड़ी अभी बचाई है बड़ी मुश्किल से। भारतीय जनता पार्टी ने तो झोपड़ी छीन ही ली थी इनकी। उसी तरह जेडीयू के साथ जब भारतीय जनता पार्टी थी तो उनको भी लगा कि हमारी पार्टी तोड़ेंगे, तो वो भी इनका साथ छोड़ गए। इनसे पूछिए कि भैया आप जो शिवसेना पार्टी है या जो अजीत दादा वाली जो एनसीपी है, उनमें सीट का बंटवारा कैसे करेंगे। आप अपना दल को कितनी सीटें देंगे, निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, राजभर जी को मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। वो इतने दिन से भटक रहे हैं, दिल्ली लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली लखनऊ चलते चलते बेचारे सब यहाँ तारीख ही बता रहे हैं। कभी दिवाली की तारीख बताते हैं, कभी दिवाली की बात की बताते हैं, कब से वो तारीख बता रहे हैं कि हमें मंत्री बनेंगे। तो जब उनको मंत्री नहीं बना रहे हैं आप, तो कम से कम सीट ही दे दीजिए। कोई एक आध दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। आपका तो पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या इतना मारा मारी सर फटोल है। लेकिन हम उस पर नहीं पूछते ना आपसे, इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमारी चिंता जनता के मुद्दे हैं। मुद्दा हमारा है क्योंकि हम जनता की आवाज है, हम जनता की आवाज उठाते हैं। आप तो सत्ता में आ गए, आप तो सत्ता की मलाई खानी, आपको जनता से लेना देना नहीं है, इसलिए आप इंडिया गठबंधन की चिंता करते हैं। हमें इंडिया गठबंधन की कतई चिंता नहीं करते क्योंकि हम जनता के मुद्दों पे जनता के साथ जाते हैं। इसीलिए सवाल आपसे उठता है बार बार, क्या आप लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या पार्लियामेंट में बिना चर्चा के बिल पास होंगे। आप इतने महत्वपूर्ण बिल पास कर रहे हैं बिना चर्चा के, और आपके मन में जरा सा भी वो नहीं होता कि थोड़ा बहुत मन में कचोट होनी चाहिए ना कि हम यहाँ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। बिल्कुल ठीक अनुराग जी, एनडीए में कितने होल हैं ये आपने बता दिया। इतना बता दीजिए, ये जो बयान में चला रही हूँ खड़गे वड़गे, और ये बयान जो मध्य प्रदेश में दिया गया था अखिलेश वखिलेश, ऐसे बयान आम बात है आपकी अलायंस में, होते रहने चाहिए। एक चीज आप मान के चलिए, मैंने आपको बोला ना कि इनकी तो पार्टी जो आपके यहाँ एक बैठे हुए प्रवक्ता, इनकी पार्टी में इनकी जो झोपड़ी थी उसी में आग लगा दी थी बीजेपी ने, वही बिखर गई थी इनकी। इनसे पूछिए, उसी को समेटते घूमते रहे ये। इनका मकान सामान सब बाहर फेंक दिया गया था, पूछिए, उनको याद होगा। मैं पूछ लेती हूँ अभी धीरेन्द्र जी, आपका जवाब देने के लिए बैठे हैं, बार बार आने के लिए कह रहे हैं कि उनको जवाब देना है, आपने जवाब नहीं दिया। किसी तरह से समेट के आए हैं, हम तो नहीं इसके बारे में चर्चा करते। नॉर्मल है अनुराग जी, आप लोगों क्या खड़गे वड़गे बोलना, अखिलेश वखिलेश तो बोल रहा हूँ। मैंने कहा जब आपने बोला कि किसी नेता ने, जेडीयू के नेता ने बोला, अरे सवाल ये उठता है कि एनडीए का जो वहां पे उनकी जेडीयू के अध्यक्ष वो क्या कह रहे हैं,
उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि ये आंतरिक लोकतंत्र, इसको आप दूसरे तरीके से ही मान सकते हैं कि भाई किसी ने यानी ये आप कहा। लोगों के अलायंस में सांसद का कोई मतलब नहीं है, कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है, एक नेता का कोई मतलब नहीं है, जो बड़े नेता बोलेंगे, जो पार्टी के अध्यक्ष बोलेंगे, बस वही चलेगा। ये कैसा लोकतंत्र है फिर अनुराग जी? देखिए, हाँ, यही लोकतंत्र है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। इनके यहाँ तो ये आवाज कैसा लोकतंत्र है फिर? क्या आप क्या सांसद क्या बोल रहे हैं, कार्यकर्ता क्या बोल रहा है, इससे मतलब नहीं है। नीतीश बोलेंगे उससे मतलब है। जवाब दीजिए अब धीरेन्द्र जी। गठबंधन के लोग क्यों आप ताकाझाकी करते हैं? जबकि आपके अपने घर में इतने छेद हैं। आप रुक जाइए अनुराग जी, अपने घर में इतने छेद हैं। जदयू के सांसद है प्राची जी भागलपुर से, गोपाल मंडल जी, जिन्होंने कहा कि मैं खड़गे वड़गे, एक तो बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरी बात है कि वो दलित नेता है। तो ये देखिए कि इस पूरे गठबंधन में दलितों को किस तरह से अपमानित किया जाता है। चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछले बार जीतन मांझी जी को किया हो, आज उनके सांसद ने जिस तरह से खड़गे साहब का किया हो, या इसके पूर्ववर्ती इस समय में हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान किया हो। तो दलित विरोधी आप शांत रहिए अनुराग जी। और देखिए दूसरी बात है कि अनुराग जी एक परिवार की पार्टी चलाते हैं, इस परिवार से ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। हमारे यहाँ नेता, नियत और नेतृत्व तीनों क्लियर है। कोई आपस में किसी को एक शब्द भी अपमानित करने का काम नहीं करता है। और अगर मुद्दे आपके इतने सटीक थे तो आप तो गए थे ना चुनाव में मध्य प्रदेश में आपकी कितनी वोट आई? अनुराग जी तरीका ठीक नहीं है। अनुराग जी तरीका ठीक आपको पता चल जाएगा कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जातीय गणना का मुद्दा मध्य प्रदेश में आपको कितना मिला है, उसी के हिसाब से आपको पता लगेगा। आप जनता को भ्रम मत करिए। आप अभी भी मैं समय रहते आप सुधारिए आप लोग, और नहीं तो मैं एक शेर के साथ अंत करना चाहता हूँ कि यहाँ निया मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, साख वही बचेगी जो लचक जाएगी। ऐ घमंडिया के लोग इतना गुरूर मत करो, 2024 आम चुनाव में तेरे पैरों के नीचे से अच्छा धीरेन्द्र जी, लेकिन देखिए जो सवाल अनुराग जी पूछ रहे थे उन सवालों का जवाब तो आप लोग भी देंगे ना। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी ने पॉइंट आउट किया, आप इंडिया अलायंस के देखते रहते हैं कितनी दरारें, आपके अंदर कितनी दरारें थी हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं करने देते? कोई दरार नहीं है, कोई दरार ही नहीं है। यहाँ तो अखिलेश यादव जो है मुलायम सिंह यादव का अपमान करके माइक छीन लेते हैं, चच्चा को गच्चा दे देते हैं, बलात्कारी को पोस्टर बॉय बना देते हैं। यहाँ श्रीमान चिराग पासवान का आदर सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, किसी ने कभी उनका अनादर नहीं किया। एक जो संसदीय परंपरा है उसके अनुकूल जो है कि जो सांसद नहीं रहता, मंत्री रहता, उसका मकान खाली कराना, ये तो जो है संसदीय परंपरा है, इसको जो है ये अपमान मान ले रहे हैं। चूंकि कब्जा करना ही समाजवादी पार्टी ने अपना धर्म मान लिया है। स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कहते थे कि यार कब्जा करने के अलावा कुछ जनसेवा भी कर लो। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 2016 में श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने सलाह दी थी कि तुम लोग जमीन कब्जा करने के अलावा और कोई भी काम कर लो। तो श्रीमान चिराग पासवान जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के आदरणीय नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता सब उनका सम्मान करते हैं। ठीक है अनुराग जी, मिला जवाब आपको? इनसे पूछिए, इन्होंने कहा कि वो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो सांसद नहीं है, उनके पास सरकारी आवास है यहाँ पे? क्या नहीं है? आप दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कि बंगले या मकान में नहीं रह रहे हो। आवास है, आप कैसे कह रहे हैं कि भाई जो एमपी होगा सरकारी आवास है? आपकी जानकारी के लिए खाली करवाया गया। कितने ऐसे लोग हैं सब कुछ पता लगा क्या है करिए। चिराग जी के पास सरकारी आवास है, जवाब दे दीजिए। चिराग जी के पास सरकारी आवास है, सांसद के तौर पर उनके पास सरकारी आवास है। दो सहयोगी दल को दो हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, एक कमेंट मुझे वरुण जी का लेना है, एक कमेंट मुझे वरुण जी का लेना है। अनुराग जी, आप ही के सहयोगी है ना, कांग्रेस के नेता है जी। वरुण जी, ये स्वीकार्य है आपको? मेरा सवाल फिर वही रहेगा। प्राची जी, मैं आपको दो बात बताना चाह रहा हूं। अभी जो बात चल रही है बीजेपी ज्यादा तेज हो गई है इंडिया अलायंस से। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की थी, उसके जबरदस्त प्रभाव मोदी जी का तिलस्म तोड़ा उसने, कर्नाटक और तेलंगाना में उसका परिणाम मिला। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने वाली है, और जो इंडिया अलायंस की जो एकता देखी अभी आज के प्रदर्शन में, तो बीजेपी ने तुरंत आज मीटिंग कर ली, इसलिए मोड में आए हूँ। उनके अंदर घबराहट है, भयाक्रांत है। दूसरी बात जो है, बार बार प्रत्याशी चयन की गई थी, कांग्रेस ने तो चयन प्रत्याशियों के लिए कमेटी बना दी है
और बड़ी तेजी से चयन का काम कर रहा है। लेकिन जो कोई असली बात, कोऑर्डिनेशन फिर मैं एक कमेटी से मुद्दा इतर कांग्रेस हमारे अपनी पक्ष भी की एक बात, कोऑर्डिनेशन उसको भी कमेटी criticize बनाकर किया, चल रही है आप उसको वरुण जी। और देखिए सारी बातों पर बोलेंगे लेकिन इन बयानों पर नहीं बोलेंगे कि ये कौन सा गठबंधन है कि एक दूसरे के चयन नेता पर समिति बनाइए, खुलेआम मैं उस पर ही बोलते बोलूंगा, मेरी हैं। अब सुन तो लो। सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पहचान नहीं रहे सांसद साहब, ये कितनी बड़ी बात है। अब मेरी बात तो सुन लो आप। बोलिए, मैं उसी पे बोलिए, आ रहा हूं। बोलिए। मैं कह रहा हूं जो प्रत्याशियों का चयन है वो अच्छी छवि वाले ग्रास रूट के प्रत्याशी चयन करेंगे, मैं तब हम प्रत्याशी बीजेपी पर को मेरा हरा कोई पाएंगे। सवाल नहीं था वो वरुण सबसे जी। बड़ी मैं सीट अहमियत है, शेयरिंग पर उसको बात देखना कर होगा रही थी जब और जो फिर आप मैं बात खड़गे वड़गे जो बयान आपके आया उस पर सवाल बात पे आ कर रहा रही हूं। थी। अब समय नहीं है ना वरुण जी, आपने बहुत समय ले मैं लिया। उसी पे आपको आ रहा हूं, क्लियर ऐसा कर बयान देना देना चाहिए था निंदनीय है। कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या पहचानते नहीं है आपके अपने अंदर एयरलाइंस के बिल्कुल लोग, क्लियर उन्हें तो कर आप रहा प्राइम हूं। मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुलदीप जी नहीं आ पाऊंगी, माफी चाहूंगी आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।